कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारी पोएम है वो है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक में है। मेरे चैनल पर आपको द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेकर स्नोपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग तक तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो उसको भी देख लीजिए और अपनी 9 और मैट्रिक की तैयारी को और अच्छा कर लीजिए। तो चलें पोएम को शुरू करते हैं। इस पोएम में सबसे पहले हमें पोइट के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले पोइट के बारे में लेते हैं। दिस पोएम इज राइटन बाय द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फॉरेस्ट। ही वॉज born in San Francisco, California on 26 March 1874. He died on 29 January 1963 in Boston following a cancer operation. Forrest used in his poetry the language of everyday life and depicted scenes from the common man experiences and from country life. He received many honor for his poetry. देखें, ये पोएम जो है हमारे पास एक अमेरिकन पोइट ने लिखी है, उनका नाम है रॉबर्ट फॉरेस्ट और ये जो पैदा हुए हमारे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। देखिए, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का जो है एक बहुत बड़ा शहर है। इनका जो सन पैदाइश है वो 26 मार्च 174 है और जो इनका इंतकाल हुआ है वो 29 जनवरी 1963 को हुआ है। और ये जो थे कैंसर की वजह से इनका इंतकाल हुआ है। बहुत से लोगों को कैंसर की वजह से इंतकाल हो जाता है, तो इनका भी इंतकाल कैंसर की वजह से हुआ है। फॉरेस्ट जो है अपनी पोइट्री में एक आम लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे और जो आम आदमी के जो एक्सपीरियंस होते थे यानी जो तजुर्बात होते थे उसको अपनी पोइट्री में बताते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिली और इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत कमाई। लेकिन जब कोई इंसान किसी आम आदमी की मुश्किलात को बताता है तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है और जब वो दूसरों तक ये बात पहुंचाता है तो दूसरे भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि दोनों में ये बात सेम पाई जा रही होती है। तो आम आदमी के ऊपर लिखने वाले शायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। तो चलें अब अपनी पोएम को शुरू करते हैं। देखें, इस पोएम में मैं स्टैंजा टू स्टैंजा पढ़ दूंगा, तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। क्योंकि पोएम जो है आपको पता है बहुत हार्ड वर्ड रखती है और अगर इसको वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश की जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन कोशिश करूँगा वर्ड टू वर्ड भी समझाऊँ और इसके आपके सामने थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन भी कर दूँ। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पोएम को। पहला स्टैंजा जो है हमारे पास ये है कि हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो, हीज हाउस इज़ इन द विलेज थॉ, he will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow। चलें स्टूडेंट्स, इसकी जो उर्दू है वो हमारे पास ये है कि मेरा ख़याल है मैं जानता हूँ ये किसका जंगल है, इसका मकान गांव में है अगरचा वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा और अपने जंगल को बर्फ़ से भरा हुआ नहीं देखेगा। देखें, इसकी जो उर्दू है वो काफ़ी हार्ड है, तो लेकिन मैं इसको आपको आसान एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉइंट इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, पॉइंट इसमें कहना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूँ ये किसका जंगल है। देखिए, पहली लाइन तो आप समझ गए होंगे, यानी उन्हें पता था ये कौन सा जंगल है, सही है। और यहाँ पर एक मकान वाक़ है, यहाँ पर एक मकान वाक़ है जहाँ वो रुकना चाहते हैं जाकर, और वो नहीं चाहते कि जंगल जो है बर्फ़ से भरा हुआ हो। यानी देखें, जब बर्फ़बारी होती है तो जंगलों में जो मकान होते हैं या जो पहाड़ों पे मकान होते हैं, जो सयाती इलाके होते हैं, जैसे हमारे हो गए मरी हो गया या दूसरे जो हमारे बड़े बड़े सयाती इलाके, जब इधर बहुत ज़्यादा हैवी बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होती है, तो वो वीरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी में कोई वहाँ आना पसंद नहीं करेगा। क्यों? और जो टेम्परेचर होता है वो -50 तक भी चला जाता है इन इलाकों में, तो ऐसे इलाकों में ज़िंदा रहना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हर कोई वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो पॉइंट भी ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ ये किसका जंगल है और कोई भी अपने जंगल को बर्फ़ से भरा हुआ नहीं देखेगा। हल्की फुल्की बर्फ़बारी होती है तो सयाह जाते हैं मरी की तरफ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल बरसती है, तो कोई भी जाना पसंद नहीं करता है इन इलाकों में। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप भी प्रोग्राम बनाएं तो इस चीज़ को ख्याल रखते हैं कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा ना आ जाए। क्योंकि जो इन इलाकों में होते हैं ये पहाड़ों पे वाक़ होते हैं और फिसलन हो जाती है रोडों पे, जिससे जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो पॉइंट भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई वो बर्फ़ से ज़्यादा जंगल भरा हुआ ना हो और वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा। तो चलें अब अपने अगले स्टैंजा को देखते हैं, अगले स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है। चलें, अगला स्टैंजा जो है वो हमारे पास ये है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। इसकी जो उर्दू है हमारे पास ये है कि
मेरे छोटे से घोड़े को अजीब सा लगेगा किसी फार्म हाउस के बगैर यहाँ पर रुकना। जंगल के दरमियान जमी हुई झील है और ये साल की सबसे अंधेरी रात है। देखें वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो वो अपने घोड़े की तरफ सोच रहे हैं कि यार देखो अगर मैं यहाँ रुकता हूँ बगैर किसी फार्म हाउस के तो घोड़े को अजीब सा लगेगा। और क्योंकि वो घोड़े को अजीब सा यूँ लगेगा क्योंकि देखिए फार्म हाउस नहीं है तो उस घोड़े को भी वहीं पे बांधना पड़ेगा और घोड़े को भी खिलाने के लिए कोई चारा नहीं होगा, कोई सामान नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है घोड़ा एक ख़ास तरह की खुराक खाता है और जब फार्म हाउस में घोड़े को बांधा जाता है तो उसको एक ख़ास तरह की खुराक वहाँ पे खिलाई जाती है। और घोड़ों का अस्तबल भी होते हैं फार्म हाउस में, क्योंकि ऐसे मुकामात पे उस टाइम पे जाने के लिए घोड़ों को ही इस्तेमाल किया जाता था। और बगैर किसी फार्म हाउस के वो वहाँ नहीं रुकना चाहते हैं, वो आगे बढ़कर फार्म हाउस तक पहुँचना चाहते हैं। वो जो है वहाँ पर करीब में ही जमी हुई झील है, यानी जमी हुई झील है यानी बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो रही है और वो साल की सबसे अंधेरी रात है, यानी इतना ज़्यादा अंधेरा हुआ है। तो पॉइंट इन चीज़ों को अपने घोड़े की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि घोड़े को भी अजीब सा लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ और मैं अस्तबल की तरफ क्यों नहीं जा रहा, यानी फार्म हाउस की तरफ क्यों नहीं जा रहा हूँ। कोई ऐसी वजह हो गई होगी जिससे पॉइंट नहीं जा पा रहे होंगे, तो इसी बात को पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि वो किसी एक मुश्किल में शायद फंस गए होंगे उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने उसको इस पोएम में बहुत अच्छी तरीके से डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने आपने उनके डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि वो एक्सपीरियंसेस को, आम एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह से पोएम में ले आते थे। तो चले अपने अगले स्टैंजा को देखते हैं। चलें स्टूडेंट, अगला जो स्टैंजा हमारे पास ये है कि ही गिव्स हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। चलें स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू है हमारे पास ये है कि वो अपने सांस की घंटियों को हिलाता है जैसे पूछ रहा हो कोई गलती तो नहीं हो गई है। इसके अलावा दूसरी आवाज़ तेज़ी से हरकत करती हुई हवा और गिरते हुए बर्फ़ के गालों की है। देखें अब चलें इसमें क्या कहना चाह रहा है पॉइंट। देखें ये वाला जो स्टैंजा था काफ़ी आसान था, तो आपको खुद भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखें घोड़े के जो गले में होती है, आपने देखा होगा एक गोल कलर की घंटी होती है जिसे हार्नेस बेल कहा जाता है। तो घोड़ा जो है उसको हिलाता है और हिलाकर घोड़ा जो है पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। यानी अगर जब देखो घोड़ा परेशान होता है या जब घोड़े को भूख लग रही होती है तो वो एक अनप्लेजर थिंग्स करता है, यानी अपनी गर्दन को हिलाता है, आगे पीछे जाता है, दौड़ता है, जिससे हमारी तरफ इशारा हो कि भाई मुझे भूख लग रही है, घोड़े को भूख लग रही है, या फिर वो कोई गलत हो रहा है उसके साथ या वो कोई गलत तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह पॉइंट कहता है कि घोड़ा ये करता है कि पूछता भाई मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। असल में बात करके नहीं पूछ रहा है, घोड़ा कुछ कह रहा नहीं है, लेकिन वो अपनी इन हरकतों से पूछ रहा है कि भाई मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। पॉइंट जो है घोड़े को रख कर अपनी तरफ सोच रहे हैं कि भाई घोड़ा क्या सोच रहा होगा। तो घोड़े से तो वैसे कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन जो घोड़े के साथ जब घोड़ा हार्नेस बेल हिला रहा था, जो शोर कर रहा था, उसके साथ साथ तेज़ हवा भी चल रही थी और बर्फ़बारी की भी आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब तेज़ हवा चलती है तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है, तो उस सर तेज़ हवा भी चल रही थी और बर्फ़बारी भी हो रही थी। और वो चाह रहा था कि जल्द से जल्द घोड़ा ये चाह रहा था कि वो जल्द से जल्द अस्तबल को पहुँचे और अपने आराम करे और पॉइंट को भी आराम मिले। लेकिन कोई वजह थी जिसकी वजह से पॉइंट जो है हमारे यहाँ पर फंस गए थे। अब वो क्या वजह है ये देखते हैं, आगे बताया गया है या नहीं बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली आपको स्टैंजा समझ में आएगा। फिर भी कोई क्यूरी डिफ़िकल्टी रह गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई करूँगा। और आपके जो मैसेजेस होते हैं बहुत ही हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, बड़े ही अप्रिशिएटिंग होते हैं। तो चलें अब अपने अगले स्टैंजा को देखते हैं। चलें अगला स्टैंजा जो है वो हमारे पास ये है कि द वुड आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। चलें स्टूडेंट, इसमें जो है हमारे को ये कहा जा रहा है कि जंगल बहुत प्यारा, गहरा और तारीख है, मुझे अपना वादा पूरा करना है और सोने से पहले बहुत दूर जाना है और सोने से पहले बहुत दूर जाना है। तो चलें देखें पॉइंट ने इस जो आखिरी स्टैंजा है इसमें हमें बता दिया है कि वो क्यों इस जंगल की रात में तेज़ी से आगे जा रहे हैं और क्यों किसी फार्म हाउस पे नहीं रुक रहे हैं। देखिए इतनी देर से हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि वो एक फार्म हाउस पे नहीं रुक रहे हैं, इसकी क्या वजह थी वो इन्होंने इधर बता दिया है। देखें वो जो है जंगल जो था बहुत प्यारा था और बहुत तारीख था और बहुत गहरा था और बर्फ़बारी भी तेज़ी से हो रही थी। लेकिन पॉइंट ने जो है किसी से प्रॉमिस कर रखा था कि उसे वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना है। अब वो जहाँ पर जा रहा था वहाँ प्रॉमिस किया या जहाँ से निकला था वहाँ प्रॉमिस किया, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये पॉइंट की शायद कोई पर्सनल थिंग्स होंगी जो जिस वजह से ये बात नहीं बताई गई है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसीलिए मैं बगैर सोए बहुत दूर तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बगैर सोए
तक दूर की तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जो है उनके घोड़े को परेशानी हो रही है। घोड़ा जो है अपनी हार्नेस बेल को शेक कर रहा है और अब आराम के लिए डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे किसी फार्म हाउस पे लेके जाया जाए जहाँ पर अस्तबल हो, मैं चारा खाऊं और आराम करूं। देखिए उस टाइम पे जो फार्म हाउस होते थे वहाँ पर अस्तबल ज़रूर हुआ करते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए कार्स इस्तेमाल नहीं होती थी उन दिनों में, उन टाइम में। और पॉइंट का जो सन पैदाइश है वो देख लीजिए 1874 है, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे तो गाड़ियाँ सिर्फ ईजाद ही हुई होंगी और हर किसी के पास तो नहीं हुई हो सकती होंगी। तो इस वजह से जो है पॉइंट जो है वो तेज़ी से सफ़र करने की कोशिश कर रहे थे उस रात में, और शायद वो सफ़र कर गए होंगे जब भी उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो ऐसा उनके साथ कोई बड़ा अनप्लेजर थिंग्स तो पेश नहीं आया होगा और उन्होंने इसमें इसका जिक्र नहीं किया है। बस उन्होंने यही जिक्र किया कि वो अपना वादा पूरा करने के लिए तेज़ी से सफ़र कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्यूरी डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और इस पोएम को समझाने के लिए बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर फिर भी कोई क्यूरी डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और लास्ट में कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 9 और मैट्रिक में, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है। तो चलते अपने इसी अपनेपन के साथ, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।